Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how to create passive income. आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप पैसिव इनकम को क्रिएट करेंगे। जब मैं बोलता हूं ना पैसिव इनकम, दैट डज नॉट ओनली मीन कि आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है हर महीने, यानी कि आपने प्रॉपर्टी ले ली और उसको किराए पर दे दिया, रेंटल इनकम आ रही है। यानी कि रेगुलरली जो आपके अकाउंट में हर महीने पैसे आ रहे हैं, सिर्फ वो ही नहीं है पैसिव इनकम, वो वन ऑफ द पार्ट हो सकता है आपकी पैसिव इनकम का। पैसिव इनकम का सही मायने में मतलब ये है कि आपने ना अपना पैसा, मनी इन्वेस्ट किया है, या हो सकता है मनी इन्वेस्ट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इनकम आ रही है। जैसे कि आपने कोई बुक लिखी है और उसकी रॉयल्टी आती है, आपके पास कोई पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, जो आपने आगे रॉयल्टी के ऊपर उसको दे दिया है, आपने कुछ ऐसा डिजाइन क्रिएट किया है जो सामने दे दिया है, उसकी वजह से इनकम आ रही है। एक तरह से वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। या आपने रियल में कोई एफडी करवाई है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है। आपने म्यूचुअल फंड, शेयर्स, गोल्ड इन्वेस्ट किए हैं और उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन हो रहा है। दैट मीन टू से इंक्रीज इन द नेटवर्थ, इंक्रीज इन द नेटवर्थ, वो आपकी पैसिव इनकम है। तो फिर एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम तो वो है ना जो आप बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस की वजह से जो प्रॉफिट अर्न आप कर रहे हो, वो आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। सैलरी मिल रही है आपको, वो आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से है। तो ठीक है, अब डेफिनेशन तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि पैसिव इनकम का मतलब है कि इंक्रीज इन दी नेटवर्थ यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने कोई ली हुई थी और प्रॉपर्टी के जब पीछे मुड़ के आपने देखा कि उसके प्राइजेस मार्केट वैल्यू के हिसाब से इंक्रीज हो चुके हैं, दैट ऑल्सो इज पैसिव इनकम। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ना इसी स्ट्रगल के अंदर है कि मुझे पैसिव इनकम जनरेट करनी है। अच्छा, ये पैसे तो मेरे को आगे मेरे एक्टिव इनकम से, अच्छा इतने पैसे मेरे बैंक में आने चाहिए पैसिव इनकम से। बैंक में आए चाहे ना आए, इंक्रीज हो रहा है ना ओवरऑल आपकी वर्थ के अंदर। आपने कहा ठीक है जगमोहन, समझ आ गया, पैसिव इनकम की बात तो समझ आ गई। यानी कि अल्टीमेटली हमें अपने पैशन के साथ में जो हम कमा रहे हैं एक्टिवली, वो हमारी एक्टिव इनकम है। और जो अपने आप बढ़ रही है या आ रही है, वो आपकी पैसिव इनकम है। कैसे बनेगी, कैसे क्रिएट होगी पैसिव इनकम? देखो ऐसा है, जीएसए कैश फ्लो मॉडल, जीएसए कैश फ्लो मॉडल को ना एक बार दोबारा से आप समझ लो। एक बार समझ लो, अगर आप पहली बार समझ रहे हो, यहां से जनरेट होनी है पैसिव इनकम। ये मैंने आपके साथ क्या किया, अपनी स्क्रीन शेयर की, जिसके अंदर आपने देखा कि ये जो 4 बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट नंबर 1 जिसको इनफ्लो बोलते हैं, बैंक अकाउंट नंबर 2 जिसके अंदर आप कैश रिजर्व क्रिएट करते हो, बैंक अकाउंट नंबर 3 जहां से एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, और ये सप्लायर की पेमेंट करते हो। ये तो आपका एक्टिवली बिजनेस का अकाउंट है, उसके अंदर 4 अकाउंट है। इसमें से भी आपने देखा कि एक पोर्शन जो है वो कैश रिजर्व का है, जो कलेक्शन बिजनेस में आती है। प्रॉफिट फर्स्ट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपने कैश रिजर्व क्रिएट कर लिया। अब बिजनेस में से जो पैसा विड्रा करते हैं, बिजनेस से पैसा विड्रा करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो ड्राइंग्स की फॉर्म में लेते हैं, अगर पार्टनर हैं तो सैलरी लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, रेंट लेंगे, अगर आप डायरेक्टर हैं तो सैलरी लेंगे, रेंट लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। whichever the way you are withdrawing the money from the business, वो आपकी पर्सनल दुनिया के अंदर आती है और यहाँ पर उसको आप
अलग 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 सेविंग अकाउंट्स में रखते हो, नेसेसिटी अकाउंट में 50%, एजुकेशन के अंदर 10%, आपके प्ले अकाउंट के अंदर 10%, जो आपने चैरिटी डोनेशन करनी है गिव अकाउंट के अंदर 10%, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग के अंदर आप करते हो 10%, और फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट जो है ना, जहां पर आपकी एक्टिव इनकम का 10% इन्वेस्ट हो रहा है, वो सबसे पहला सोर्स है पैसिव इनकम का आपकी, तो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। और ये जो LTSS लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग के अंदर जो 10% जा रहा है ना, वो है आपकी पैसिव इनकम का सोर्स। लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग यानी कि फ्यूचर में तो आपने उसको स्पेंड करना है, मे बी यूरोप जाना है, मे बी इंडिया में बहुत जगह पे आपने ट्रेवल करना है, मे बी आपने कोई वॉशिंग मशीन से लेके अलमीरा से लेके दिवाली के टाइम पर जो रिनोवेशन रिक्रिएशन करनी है, या जो भी आपके लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग के प्लान है, वो यहाँ जाता है। जहां से बिल्कुल भी पैसा बाहर नहीं निकलता, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट 10%। तो ये जो दो एरिया है ना, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। दैट मीन टू से कि बिजनेस आप कर रहे हो, वहां से कलेक्शन आती है कैश रिजर्व, कैश रिजर्व से आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर पैसा आया, पर्सनल लाइफ में भी जो पैसा आया, रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी करने के बाद जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो ना, वो सबसे बड़ा सोर्स है। तो डिसिप्लिन, क्या बोला मैंने, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन द लाइफ, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है। तो उसके लिए क्या था, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली हर महीने आपका वो पैसा आगे इन्वेस्ट होता है। तो पैशन से बिजनेस कर रहे हो, वहां से एक्टिव इनकम आ रही है, एक्टिव इनकम से जो आया उससे लाइफ चल रही है, लाइफ के अंदर जो 10% आपने FFA के अंदर डाला, ये आपकी कंसिस्टेंसी जो है क्रिएट करती है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम में जगमोहन जब जनरेट हो रही है, कैश फ्लो मॉडल आपका समझ में आ गया, ब्रॉडली समझ में आ गया, डिटेल में समझना है तो एक अलग से वीडियो है JSA कैश फ्लो मॉडल, तो उसको आप देख लेना। लेकिन आपने कहा एक ब्रॉड आइडिया तो क्लियर हो गया, लेकिन आज के टॉपिक के हिसाब से मुझे पैसा इन्वेस्ट करना कहाँ पर है, इन्वेस्ट करना कहाँ पर है। ओके, तुम आप कह रहे हो कि उस समय स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था, तो ये वाला, ओके, दिस वाज द स्क्रीन शेयर, राइट, ये मॉडल मैंने आपको दिखाया। यस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप कह रहे हो कि आगे बढ़ो जगमोहन, हमें बताओ कि किस तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर ना, यहाँ पर आज जो सबसे जरूरी समझना है हमें, वो ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कैश इन हैंड, यानी कि जो पैसा आपके पास है, मे बी आपकी अलमारी की, गोदरेज की अलमारी के अंदर वो जो लॉकर है, या वो जो सीक्रेट दरवाजे के पीछे जो भी आपकी जगह है, वो पेटी के ऊपर या मियानी के आगे या पीछे या जहां भी है आप रखते हो, वहां पर जो कैश इन हैंड, हार्ड कैश की फॉर्म में जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। वो कितने हैं, 5 लाख है, वो कितने हैं, 10 लाख है, कितने हैं, 50,000 है, वट एवर द अमाउंट। लेकिन वो जो कैश इन हैंड है ना आपकी जिंदगी के अंदर, पीस ऑफ माइंड और रियल 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 हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए ना, एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट बैकअप कैश इन हैंड के रूप में आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, सडनली किसी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो यही वाला कैश इन हैंड आपके काम में आता है। ये भी आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है, इसको भी होना है। मैंने कई बार देखा है कुछ लोगों को मात्र 12-15 हजार की भी रिक्वायरमेंट आती है कैश की, वो ATM कार्ड लेके ATM में जाते हैं और वहां से पैसे, कई बार ATM बंद होता है तो परेशान होते हैं। नहीं, आप देखो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट वो क्या फिगर है कैश इन हैंड की, जो आपके पास रेडिली एक्सेसिबल उस सीक्रेट जगह के ऊपर होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। जगमोहन, ये पैसिव इनकम का पार्ट कैसे हो सकता है? अरे मास्लो की थ्योरी के हिसाब से जब बेसिक लेवल को आप फिलफिल कर दोगे ना, उसके बाद उसके ऊपर क्रिएट होनी शुरू होती है। नहीं तो वर्किंग कैपिटल डे टू डे जिंदगी चलाने में ना बड़ी दिक्कत आ जाती है। चलो ठीक है, कैश इन हैंड रख लिया, फिर क्या करें? जो इनकम आ रही है, जो बचा रहे हो, उसमें कैश इन हैंड के बाद सेविंग अकाउंट,
अब डे टू डे के लिए सेविंग अकाउंट के अंदर भी पैसा आपको रखना ही है। कुछ लोग पूरा का पूरा पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर दो, जी मार्केट बढ़ेगी, इस कंपनी का शेयर खरीद लो, जी बस सारा झोंक दो, सारा लगा दो। नहीं, एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट अमाउंट, अब वो 1 लाख है कि 5 लाख है, वो आप डिसाइड करो। उतना पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे जगमोहन 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़ा है, अरे उसको तो कहीं इन्वेस्ट करो, बढ़ेगा। सेविंग में मिलता क्या है? 3%। कैश में तो कुछ नहीं मिलता, कैश में कुछ ना मिलता, सेविंग में तो 3% मिलता है। फिर भी तुम कह रहे हो यहाँ पर पैसा रखना है। लिक्विडिटी भी कोई चीज़ होती है। लिक्विडिटी उसकी स्ट्रैटेजी बताऊँगा आज मैं। लिक्विडिटी बड़ी प्यारी चीज़ है। तो इसका मतलब है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास पहले आपके जो जार है ना, सेविंग अकाउंट है, आपका एचडीएफसी में, कोटक में है, एसबीआई, पीएनबी, कौन से भी बैंक में है ना, वहाँ पर एक इतना पैसा होना चाहिए कि आपका कोई रूटीन का खर्चा है वो रुकना चाहिए नहीं। रख लिया। अब फिक्स्ड डिपॉज़िट, हाँ, हाँ, फिक्स्ड डिपॉज़िट मैं बिल्कुल सेफ्टी के साथ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पार्टिसिपेंट जो है ना, वो एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल की सेफ्टी से भी प्ले करना चाहते हैं और करते नेक्स्ट लेवल का, हाईएस्ट लेवल का रिस्क भी लेके जाना चाहते हैं, तो आज मैं वहाँ पर भी लेकर जाऊँगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो अब फिक्स्ड डिपॉज़िट भी आपको चाहिए। अब फिक्स्ड डिपॉज़िट आपका 1 करोड़ रुपए का है या 50 लाख का है, 25 लाख का है, 10 लाख का है, वो आप देखो कितना पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन कैश इन हैंड भी चाहिए, सेविंग के अंदर पैसा भी चाहिए और फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर पैसा भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। पहले ये वाले एरिया पार कर लो। कोई कंपैरिजन है ही नहीं ना कि मैं शेयर मार्केट में लगाऊं कि एफडी में कराऊं, कोई कंपैरिजन नहीं है। एफडी एफडी है, शेयर मार्केट है। पहले बेसिक नीड को फुलफिल करते हुए फिर मैं नेक्स्ट आगे रिस्की वाले वेंचर के ऊपर जाऊँगा। तो फिगर डिसाइड कर लो कितने की है, कितने की करनी है। तो ट्रेडिशनली रिस्क अवर्स करने के हिसाब से कैश इन हैंड आ गया, सेविंग में पैसे रहते हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट के अंदर पैसे हैं। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ो और ये जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से, देखो पीपीएफ का अकाउंट अभी भी आपने नहीं खुलवाया तो खुलवा लो। अगर खुलवाया है, हर साल 1,50,000 दे रहे थे, ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्सेशन के अंडर भी, न्यू रिजीम में रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते रहो। क्यों? क्योंकि ये पैसा ना आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है। और मजे की बात ये है कि जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है ना पीपीएफ के ऊपर, कोई उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। तो इसी बहाने 1.5 लाख रुपए साल का अमाउंट है, जाने दो वहाँ पे, चलने दो पीपीएफ अकाउंट को। और कोई मान लीजिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान आपने करवाया है, आपके घर में पेरेंट्स हैं, जॉइंट नेम पे कराया है, अपने नेम पे करवाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी सीनियर सिटीज़न हो, तो ये भी चलने दो, ये भी चलने दो। इसका बड़ा आनंद आता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान का। आपने 8 लाख रुपए लगा रखे हैं, हर महीने अकाउंट में आते चले जाते हैं। ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, नेट वर्थ को सेफ्टी के साथ में बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है। और रिकरिंग डिपॉज़िट, अब कई लोग क्या करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम से जो पैसे आ गए हैं, अब उसका क्या करेंगे, उसके साथ ही एक और अकाउंट खुलवा देते हैं रिकरिंग डिपॉज़िट का। रिकरिंग डिपॉज़िट तो उधर से इंटरेस्ट आया, यहाँ से डिपॉज़िट हो गया। यानी कि बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर समय नहीं लगता। समय नहीं लगता, सिर्फ एक बार सेट करना होता है। पैसे आ रहे हैं, कैश इन हैंड है, सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, एफडी करा दी है, पीपीएफ के अंदर साल में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस का मंथली प्लान है, वहाँ से जो पैसे आते हैं वो आरडी में चले जाते हैं। जब ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा होता है ना, जब ये सब कुछ हो रहा होता है, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और सैटिस्फाई फ़ील करते हो। आप कहते हो यार मैंने ना बेसिक लेवल की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रखी है, जिसमें लॉ ऑफ कंपाउंडिंग के द्वारा ना बहुत पैसा इकट्ठा होता है। मात्र इस प्लानिंग के द्वारा मेरी मदर ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने ही पैसे एक्यूमुलेट कर लिए, कंसिस्टेंसी रही उनकी लाइफ के अंदर। तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्लानर रही हैं मेरी माँ, उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो कभी वो किसान विकास पत्र, तो कभी आरडी, तो कभी पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एफडी, रिन्यूअल कराना, टाइम पे करवाना, कागज पे लिख लेना। जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर दी अपनी लाइफ के अंदर, वो काबिले तारीफ है। तो ये
प्रैक्टिकल आजमाई और मेरी देखी हुई चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम क्रिएट करने के बेसिक लेवल के ऊपर बहुत, 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 बहुत फाउंडेशन लेवल पे ज़रूरी है। आपने कहा ठीक है, अब क्या करें? ले लो ना किसान विकास पत्र, बड़ा मज़ेदार इसका एक फीचर है किसान विकास पत्र का। वो क्या है कि आप डबल योर मनी करते हो 8 साल 7 महीने में। हालाँकि टाइम लंबा है, कुछ लोग तो 3 साल में डबल कर रहे हैं शेयर मार्केट से, कुछ लोग तो कुछ भी कर रहे हैं। वो ठीक है, करो, उस पे भी आएँगे। उस पे भी आएँगे, उस पे भी आएँगे, लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि मुझे ना कुछ एक ऐसा पैसा चाहिए, मान लीजिए अपने बेटा-बेटी की शादी के लिए, किसी के लिए एकदम कन्फर्म्ड 100% एकदम पक्के वाली चीज़ चाहिए, तो आज आपने 2 लाख रुपए के अगर किसान विकास पत्र खरीदे हैं ना, तो ये 8 साल 7 महीने के बाद 4 लाख के ही होंगे। 5 लाख के खरीदे हैं तो 10 लाख हो जाएँगे, 10 के खरीदे हैं तो 20 लाख हो जाएँगे। तो यानी कि यहाँ पर श्योर टाइमिंग के हिसाब से आप उसको मैच कर सकते हो। ये भी तो आपकी पैसिव इनकम का पार्ट है। एक बार जब आपने वो पेपर लेकर अपने लॉकर में रख दिए है ना, उसके बाद आपको पता है ठीक है जी, मैंने तो अपना काम कर दिया है, पोता-पोती बच्चों के नाम पे मैंने किसान विकास पत्र ले दिए हैं, वो भी क्या याद करेंगे, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है या अपने किसी उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। बेसिक लेवल क्लियर होता जा रहा है आपको। अब ना टर्म इंश्योरेंस करवाना बिल्कुल नहीं भूलना। होता क्या है कि हम ना यूलिप या अदरवाइज़ कोई एलआईसी, आईसीआईसी, रिलायंस, टाटा, एआईजी ये सारी इंश्योरेंस करा ली है, जो सारी यूनिट लिंक्ड प्लान है। कोई फ़ायदा नहीं उसका, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस होती है ना, तो अगर ठुक गई तो उसको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। उसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस अगर आपके पास है, तो एक तरीके से आपने अपनी जीती हुई ज़िंदगी के अंदर सिक्योर कर दिया है फैमिली को। 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जो भी आपको लगता है, उतने अमाउंट की टर्म इंश्योरेंस ले लो। इससे बढ़िया, इससे सेफ, इससे लॉजिकल डिसीज़न कोई हो नहीं सकता। साथ के साथ आपने क्या ले लिया? मेडिक्लेम। मेडिक्लेम क्या चलना चाहिए? ठीक-ठाक, क्योंकि नहीं तो जो हमने पैसे जोड़े होते हैं ना, जो हमारे सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, कैश इन हैंड में पड़े हैं, एफडी में पड़े हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आई सबसे पहले कहते हैं जी स्टंट डलना है जी, इसका जी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है जी, हॉस्पिटल में ले गए हैं जी, इमरजेंसी में ले जाओ, अपोलो में ले जाओ, यहाँ ले जाओ, बालाजी एक्शन ले जाओ। तो हॉस्पिटल्स में चले गए और कट, 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 कट सारी की सारी हमारी सेविंग ना पता ही नहीं चलता, ऐसे कट जाती है, ऐसे खत्म हो जाती है, ऐसे बर्बाद हो जाती है, ऐसे उड़ जाती है। धीरे, धीरे, धीरे करके हमने 3, 6, 10 साल, 2 में पैसे जितने जोड़े थे 10 सालों में, 20 सालों में, एक झटके में कोई मेडिक्लेम की बीमारी आई तो निकल गया। तो बेटर है ना एक अपना 5 लाख 10 लाख का एक फ्लोटर कवर लेते हुए पूरी फैमिली का मेडिक्लेम होना ही चाहिए। ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है जो कि आपकी मनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्ट कर रहा है और मेडिक्लेम प्रोटेक्ट कर रहा है। आपने कहा ठीक है, समझ गए। यानी कि पैसिव इनकम के ये बेसिक लेवल पे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, बेसिक पे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आगे बढ़े, थोड़ा-सा मन कर रहा है आगे इन्वेस्ट करने का। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता कि आप गोल्ड मत लो, लेना चाहिए, ज्वेलरी होनी चाहिए, सॉलिटेयर होने चाहिए। एक तो आपको ठंड पड़ जाती है, आपकी वाइफ को, घर में लेडीज़ को और जेंट्स को भी पड़ती है, गोल्ड ज्वेलरी सॉलिटेयर। तो पीछे का इतिहास खोल के देखो, गोल्ड के रेट तो बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही रहेंगे। तो चाहे तो आप उसके बॉन्ड ले लो, चाहे फिजिकल गोल्ड ले लो, ज्वेलरी ले लो, अलग-अलग ओकेज़न आती है। इसी बहाने से धनतेरस पे इसी तरीके से, इसी रीज़न की वजह से ना आपकी चलो सेविंग तो हो जाती है। अगर आप ये नहीं करोगे, तो एक तो हीन भावना रहती है अंदर ही और मैंने ना किया नहीं है। तो आप कह रहे हो ये जीवन तुम क्या बता रहे हो? जो मेरे पास एक्टिव इनकम आ रही है, जिसको मैं 10% फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में रख रहा था, उसमें से अब यहाँ पर डाइवर्सिफ़ाई कर रहा हूँ। देखा जाए डाइवर्सिफ़ाई कर दिया ना हमने कैश इन हैंड है, सेविंग में भी है, एफडी में भी है, ये डाइवर्सिफ़ाई हो गया। अब पीपीएफ साल में 1 बार जाता है, चल ठीक है जाने दे। अच्छा पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉज़िट, किसान विकास पत्र, टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम डाइवर्सिफ़ाई करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो। तो क्या किया आपने? गोल्ड ज्वेलरी को कर लो साथ में ना कमेटी।
अब ये कमेटी क्या होती है? लाइक माइंडेड लोग, आपके जो प्यारे दोस्त हैं ना स्कूल के टाइम के, कॉलेज के टाइम के, आपके मोहल्ले के, ऑफिस के, या वो लोग जिनके साथ उठना-बैठना आपको बहुत पसंद है, बहुत, बहुत, बहुत पसंद है। जब आप उनके साथ में किटी डाल लेते हो ना, कमेटी डाल लेते हो, इसी चक्कर में आप 10 फैमिलियाँ, 12 फैमिलियाँ मिलते हो। बहाना ही होता है, 12 फैमिलियाँ जब मिलती है ना, कई बार आपका इकट्ठे फैमिली के साथ घूमने-फिरने का प्रोग्राम बन जाता है। कभी किसी का बर्थडे आता है, कभी किसी के साथ में आप गोवा, शिमला, देखो दोस्तों यारों के साथ ना इसी बहाने से ना घूमना-फिरना, ज़िंदगी को एन्जॉय करना, फिर कोई ना कोई आइडिया लेके आता रहता है, चलो यार कोई ना आचार्य जी का हेल्थ कैंप अटेंड करते हैं, बहुत होगी मौज-मस्ती, हेल्थ कैंप में चलो। कुछ लोग कहते हैं कि चलो यार एक काम करते हैं, नया साल आ रहा है, तो हम अपने मोहल्ले में ही कर लेते हैं। कुछ तो ऐसे ग्रुप हैं जो कहते हैं चलो मिल के ना गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी को घर पे मँगवा के महाराज जी को और अपना जो है पाठ कराते हैं, शब्द कीर्तन करते हैं, बेसमेंट में जगह खा पार्किंग में पूरी जगह खाली है, गाड़ियाँ बाहर निकालो, पूरे घर के अंदर फर्स्ट क्लास तरीके से शब्द कीर्तन करो, ऊपर कर लो, घर में कर लो, बाहर कर लो। कमेटी एक बहाना बन जाता है। कमेटी के मेंबर, चिट फंड के मेंबर जो है ना, एकदम फैमिली की तरह आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उसके अंदर आपने एक अमाउंट डिसाइड किया हुआ है, मेबी 10,000 का, तो जब भी मिलते हैं 10,000 कमेटी इकट्ठे होते हैं, 10 मेंबर हैं, लाख रुपए इकट्ठे होते हैं, सेविंग हो गई है, जिसकी कमेटी निकल गई, उसके पैसे आ गए। जो पैसे आपके पास आ गए, उसको आप इनमें से कहीं इस्तेमाल कर लेना, कैश इन हैंड में, सेविंग में, फिक्स्ड डिपॉज़िट में, जहाँ भी आपने करना है। और अदरवाइज़ बहाने से जो हर महीने आप कमाते हो, वो एक अमाउंट कमिटी में भी चला जाता है। तो धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे तो मेरी माँ जो है वो कपिला जी वाली कमेटी में इन्वेस्ट करती थी और फिर कहती थी अब कमिटी के पैसे मिल गए हैं टिंकू क्या करना है? तो मतलब कि ना ये एक इन्वेस्ट करने का बड़ा ही प्यारा तरीका है, प्यारा तरीका है। इससे डाइवर्सिफ़ाई भी हो गया और सोसाइटी और रिलेशनशिप भी आपकी क्रिएट हो गई और सोशल सिक्योरिटी भी आपकी क्रिएट हो गई। हाँ, कमेटी ऐसे मत कर देना, किसी की भी कमेटी के अंदर चले जाओ, कमेटियों वाले भाग भी जाते हैं। इसलिए लाइक माइंडेड पीपल जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है और इनफैक्ट आप ही ने ही क्रिएट की है और आप ही की दुनिया में वो एग्ज़िस्ट करते हैं। जो समझने वाले हैं वो मेरी बात को समझ गए हैं। तो क्या करें? थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, अगर कमिटी एक अनरेगुलेटेड फॉर्म है तो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी एक रेगुलेटेड फॉर्म है। यानी कि आपकी कंपनी में आप एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी ऑफिशियली रजिस्टर्ड करा सकते हो, जिसके अंदर जितने एम्प्लॉई हैं वो थोड़ा-थोड़ा पैसा उसमें जोड़ सकते हैं। तो इसी बहाने से टी एंड सी सोसाइटी क्रिएट हो जाती है, लीगल फॉर्मेट है ये। अच्छा, आपका मन कर गया कि अब ना जुगून पैसे इकट्ठे काफ़ी हो रहे हैं, पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, क्या करूँ? क्या करूँ? मुझे तो बड़े लेवल पे काम करना है, तो बना लो अपनी एनबीएफसी कंपनी। किसी ने बैटरियाँ बेचनी है, तब उसकी बैटरियाँ फाइनेंस कर दो, आपकी एनबीएफसी कंपनी ने। कहीं वॉशिंग मशीन बिक रही है, कहीं टीवी बिक रहे हैं, कहीं पे फ्रिज बिक रहा है, बिकने दो, अपनी एनबीएफसी कंपनी बना दो, तो फ्रिज को फाइनेंस कर दो, जैसे कि बजाज कैपिटल करता है ना? तो उस तरीके से आप चाहें तो अपनी एक एनबीएफसी कंपनी भी बना लो, उसके ऊपर 1.5 से 2% का एवरेज रिटर्न भी आ सकता है, 1% पर मंथ का भी रिटर्न आ सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह के लोन आप प्रोवाइड करते हो। कई लोगों ने तो प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं, कहीं से उसका लोन सैंक्शन नहीं होता, तो वो आपसे लोन सैंक्शन करा लेते हैं 18%, 21% पर एनम के ऊपर और उसका काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनबीएफसी कंपनी है, ऑफिशियली लीगली आपने बना रखी है, खुद नहीं बना पा रहे तो किसी एग्जिस्टिंग एनबीएफसी कंपनी के अंदर आप अपनी शेयरिंग कर लेते हो और वहाँ पर अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हो। बिल्कुल लाइक माइंडेड लोगों के साथ में, जैसे मणिकरण वाले हैं मेरे दोस्त, तो उनकी भी तो अपनी एनबीएफसी कंपनी है ना, मणिकरण लीजिंग एंड फाइनेंस, तो अमन एंड रमन। तो ये इन्होंने ऑफिशियली प्रोफेशनली एक एनबीएफसी कंपनी बनाई हुई है। तो वेदिका सेल्स वाले भी एनबीएफसी कंपनी में हैं। तो यहाँ पर आप लोन दे सकते हो जहाँ से इनकम जनरेट होनी शुरू होती है। लिक्विड फंड, आप कह रहे हैं अब थोड़ा-सा मन कर रहा है जगमोहन अपनी एसेट को बढ़ाने के लिए अब, अच्छा लिक्विड फंड अकाउंट क्या होता है? ये ना शेयर मार्केट के अंदर एक ऐसा फंड होता है जो डेब्ट फंड होता है जहाँ पर रिस्क ना के बराबर होता है। एफडी में अगर आपको 6% मिल रहा है तो यहाँ पे 7-8% का फंड मिल जाता है। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, मान लो एचडीएफसी के अंदर, वहाँ बात करो आपका एक डीमैट अकाउंट खुलेगा और आपके बैंक के अंदर यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और यहाँ से पैसे जो है वो लिक्विड फंड के अंदर आप ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर सकते हो। कोटक महिंद्रा में, पीएनबी में,
जहाँ भी करना है तो आप कर सकते हो। लिक्विड फंड आपने कहा चलो शुरुआत तो करें। लिक्विड फंड में बेसिकली पैसा हम पार्क करने के लिए रखते हैं कि चलो इतना पैसा निकाला, ना वो एफडी में है ना कहीं और है, इसको हमने लिक्विड फंड में डाल दिया। अब इस लिक्विड फंड से राइट टाइम आने पे हम आगे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। आप चाहते हो तो फिर म्यूचुअल फंड की सिप करा लो। लोगों ने क्या किया हुआ है, लिक्विड फंड के अंदर पैसा रखते हैं, जैसे पैसा कमाया चल लिक्विड फंड, पैसा कमाया चल लिक्विड फंड, और लिक्विड फंड में एक लगा दी एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने कहा 10,000 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपए हर महीने, 5 लाख रुपए हर महीने, वट एवर द अमाउंट यू डिसाइड, लिक्विड फंड से निकलेगा और सीधा म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में डाल दो, जैसे कि आईसीआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वहां डाल दो, या फिर आप वहां से शेयर्स भी डायरेक्टली खरीद सकते हो। नहीं तो आप सीधा इंडेक्स फंड होता है ना, ईटीएफ, यानी कि निफ्टी 50 खरीद लिया आपने, निफ्टी 50 चक्कर ही खत्म। ना कोई म्यूचुअल फंड की तरह कोई कोई ब्रोकरेज, ना कोई कमीशन, ना कोई लेना ना देना, सीधा का सीधा आप निफ्टी 50 खरीद रहे हो, बैंकिंग का खरीद रहे हो। तो वो कहाँ से आया, जो पैसे आए रखे लिक्विड फंड में, लिक्विड फंड में सिप लगा दी। अब सिप कहाँ जा रही है, म्यूचुअल फंड में जा रही है, या जा रही है ईटीएफ के अंदर, या वहां से आप डीमैट अकाउंट के लिए शेयर्स भी बाय कर लेते हो। तो आप कह रहे हो यार ये तो सही है। इसका मतलब ये हो गया जगमोहन, तुम कह रहे हो कि पहले इन्वेस्टमेंट के रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों को पूरा करो, ठीक ठाक अलमारी में पैसे रख लो, सेविंग अकाउंट में रख लो, एफडी में करा लो, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, रिकरिंग, किसान विकास पत्र, टर्म इंश्योरेंस और गोल्ड कमेटी, थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी चलने दो। इससे आपका मेन ठंड पड़ गई दिल के अंदर कि चलो यार सेफ्टी के अंदर भी पैसा रखा हुआ है। अब आपने थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए लोन टू अदर्स में देना शुरू किया, लिक्विड फंड में पैसा पार्क करना शुरू किया, और वहां से लगा दी सिप, जहां से निकला म्यूचुअल फंड, जहां से निकले शेयर, जहां से निकला इंडेक्स फंड। और यहाँ पर जब आपके अंदर वो ज्यादा होने शुरू हो जाए ना क्यूरियोसिटी, और एक बार अपने मन के कीड़े मारने के लिए आप फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव, जैसे अपस्टॉक्स नाम का एक मोबाइल ऐप है, तो बहुत सारे इंड मनी है, उस वो ले लो, यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, और वहां क्या ना ऑप्शन देते हैं फ्यूचर में खेलने का, ऑप्शन में खेलने का, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। आपको तो ये तो बड़ा ही रिस्की होता है। अरे क्या रिस्की होता है, 10,000 रुपए तो लगा के आपने प्रैक्टिस करनी है, चलो लाख रुपए लगा के प्रैक्टिस कर लो, कर लो। आप मुझे अभी कह रहे थे ना मनी मन में कि जगमोहन तो बड़ी बेसिक बात बता रहा है, वो तो बता रहा है कि किसान विकास पत्र में पैसा लगा लो, एफडी में लगा लो। एफडी में तो कई सारे यूट्यूब वाले तो पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं कि एफडी में लगाना बेवकूफी। अरे कोई बेवकूफी नहीं है, उनसे पूछो कितनी की इन्वेस्टमेंट कर रखी उन्होंने, कितना का पोर्टफोलियो उनका। चलो कोई बात नहीं, मैं अब इतना इमोशनल नहीं हो रहा। हमें तो क्या करना है, प्रैक्टिकल और रियलिटी के साथ में चलना है। जिंदगी को जीना है, जिंदगी को हंसते खेलते जीना है। तो यहाँ पर अब क्योंकि आप ये लेवल क्लियर कर चुके हो, तो अब एक बार फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव के लेवल को, इंड मनी, अप स्टॉक, इस तरह की मोबाइल ऐप जो हैं, जो आपके बैंक अकाउंट से है, तो उसको सेपरेट कर देना। सेपरेट सेविंग अकाउंट से लिंक करके अपने इमोशन को कंट्रोल रखते हुए उतना पैसा यहाँ पर लगाया, और कब कॉल ऑप्शन की है, कब पुट ऑप्शन की है, और वहां से भी आप अपनी मनी को मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर की तरह ले जा सकते हो। हालांकि फ्यूचर ऑप्शन वही लोग करेंगे जिनका मन कर रहा है करने का, कर लो। बाबा जी रेल में या जेल में, यानी कि यहाँ बचेंगे पैसे, यहाँ स्वाह हो जाएंगे, यहाँ बढ़ेंगे। तो करना हो कर लेना, हम तो करते हैं। बाकी आप देखो रियल एस्टेट। अब आते हैं असली बात, रियल एस्टेट वाले कहते हैं यार हमारी बात ही नहीं की, बिना रियल एस्टेट के कोई इन्वेस्टमेंट होती है। मैं तो बोलता हूँ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। आप जब रेजिडेंशियल में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो रेजिडेंशियल की खासियत ये होती है कि उसके रेट बढ़ते हैं ज्यादा, और कमर्शियल की खासियत क्या होती है, वहां से रेंटल इनकम आती है। कमर्शियल में प्रॉपर्टी के प्राइस उतने नहीं बढ़ते, लेकिन रेंटल इनकम आती है। रेजिडेंशियल के अंदर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि आप रेजिडेंशियल में उस एरिया में इन्वेस्ट करते हो जहां पर अभी लोगों ने बसना शुरू किया है, अभी वहां पर चीजें हलचल होनी शुरू हुई है। आपने कहीं वो सोनीपत में जाके कहीं जाकर अपना प्लॉट खरीद लिया था, प्लॉट की कीमतें बढ़ते बढ़ते पहले 3,000 गज था, तो 30,000, 70,000, 90,000 रुपए गज तक पहुंच गया। तो रियल एस्टेट रेजिडेंशियल के लिए प्लॉट में इन्वेस्ट किया, या
देखो फ्लैट में इन्वेस्ट करते हो वो तो ईंट, कंक्रीट, पत्थर में है, वहाँ तो नहीं होता। रेज़िडेंशियल में प्लॉट में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहाँ पर बढ़ते हैं पैसे। और कमर्शियल के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि कमर्शियल से रेंटल भी आता है और कल को बिज़नेस के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। तो है ना कमाल की इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी भी बन गई और इन्वेस्टमेंट भी हो गई और रेंटल इनकम भी आ गई। जॉइंट वेंचर कर लो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के जैसे हमने बनाई है हेल्थ एंड वेल्थ ग्रुप, तो वो आप इकट्ठे पैसे नहीं लगा सकते, तो वो एलएलपी कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो है, वो आगे इन्वेस्ट करेगी, लाइक माइंडेड पीपल उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। और आप एक ये काम कर सकते हो, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट पे दिया, अब उसका जो रेंट आ रहा है, अब आपने क्या किया लोन लिया, लोन लेके दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, लोन की जो ईएमआई आई उसका कुछ हिस्सा तो आपके रेंट ने पूरा कर दिया और बाकी आप अपनी एक्टिव इनकम से पूरा करोगे। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड अमेरिका की तरह यहाँ नहीं चलता। यहाँ पर तो रेंट कम होता है, ईएमआई ज्यादा होती है, तो रेंट और ईएमआई में गैप होता है। तो चलो थोड़ा बहुत हिस्सा रेंट ने पूरा कर दिया, बाकी जो ईएमआई का हिस्सा है वो आपका एक्टिव इनकम पूरा करेगी, एक्टिव इनकम पूरा करेगी। फिर आपने दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, अब उसको भी रेंट पे दिया, अब एक और लोन लिया, उसको दिया। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 आपको ना एक हैबिट, सक्सेस की हैबिट बन जाएगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके पास 10 से लेके 20 तक की प्रॉपर्टियाँ खड़ी करने का ऑप्शन हो जाएगा और बड़ी प्यारी रेंटल इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। सिर्फ शुरू करने की देर है। पूरा का पूरा चेन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है रियल एस्टेट के अंदर। कंडीशन क्या है? जो गैप फंडिंग हो रही है ना रेंट की, वो आप अपनी एक्टिव इनकम से पूरा करोगे, यानी कि एक्टिव से पैसे बच रहे हैं तो ही ये पंगा लेना, नहीं तो नहीं लेना। अच्छा आप चाहें तो कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड कर दो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किसी के साथ जॉइंट वेंचर में मिलके बिल्ड करो और बाद में उसको मेंटेन करो, तो आपके पास एक तरह से पूरी बढ़िया पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। क्योंकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ऑफिस आ गए हैं, जितनी बार ऑफिस बिकेंगे तो आपको ट्रांसफर चार्जेस मिलेंगे। हालाँकि हाई कोर्ट के कुछ रूल्स आ गए हैं कि ट्रांसफर चार्जेस जो है एक ही बार ले सकते हो, बट स्टिल आप अपनी कोई मेंटेनेंस के हिसाब से कंडीशन लगा सकते हो अपनी सोसाइटी के अंदर। उसी तरीके से जो आपको मेंटेनेंस चार्जेस आ रहे हैं, फिर आपने सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट वगैरह मेंटेन करनी है और साथ में आपकी टोर ही अलग है कि वो पूरा का पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किसका है जी? वो बादशाह ग्रुप वालों का है जी, आपका है जी, आप बादशाह हो। तो आप वो कर सकते हो, ये भी एक बड़ा प्यारा एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। अच्छा वेयर हाउस खरीदो, आजकल अमेज़न जो है सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है, सामान कहीं तो रखते होंगे, अलीपुर में रख रहे हैं कि गुड़गाँव में रख रहे हैं कि पूरे भारत में कहाँ पर आप राइट जगह पे वेयर हाउस बनाते हो, बढ़िया रेंट मिल जाता है उसका। और आप देखो, आप एक बार करेंसी मनी एक्सचेंज लाइसेंस के बारे में भी सोच सकते हो, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर की तरह। तो ये बड़ा प्यारा काम है। कनाडा, अमेरिका, इंडिया, इनके बीच में आपने खोल दी एक कंपनी। अपने फैमिली के अंदर आपका एक बच्चा ऐसा था, जो बस कनाडा, कनाडा करता रहता है। आप बोलो यार एक काम कर, तू कनाडा, कनाडा करता रहता है ना, तो एक काम कर, तेरे को मैं वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर की करेंसी एक्सचेंज का काम भी साथ के साथ खोल देता हूँ। बैठे-बिठाए इनकम है जी इसके अंदर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन ये अमेज़िंग इनकम है। अच्छा, पेंटिंग है, एंटीक्स हैं, हाई वैल्यू एज क्वालिटी की आइटम जो है ना, तो अब कभी लंदन चले गए तो वहाँ से भारत का सामान वापस लेकर आओ। अरे आप ही लाओगे और कौन लाएगा? आप कहीं यूरोप चले गए तो भारत का सामान वापस लेकर आओ, सारा हमारा ही है, ये ले गए बाहर। तो वो सारा सामान आप खरीदो, बाहर लाओ, यहाँ पर उसकी बड़ी वैल्यू है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप महाभारत काल को स्टडी करो और जब आप श्रीलंका जाओ, कहीं जाओ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जो अदरवाइज़ उन फैमिलीज़ के पास ना लाइक दैट ऐसे ही पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवलर हो, आपको शौक है इन चीज़ों को इकट्ठा करने का, तो ये आपकी पैसिव इनकम को जनरेट करने का बेहतरीन साधन है। आप दूसरों के बिज़नेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उनकी प्राइवेट इक्विटी की तरह पैसा लगा दो उनके बिज़नेस के अंदर और 26% की शेयर होल्डिंग ले लो। 26% की शेयर होल्डिंग ले लो। हाँ भाई कितना चाहिए? 50 लाख चाहिए? ये पकड़। कितना चाहिए? 25 लाख चाहिए? शार्क टैंक इंडिया की तरह। तो आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक नहीं कई सारे बिज़नेसेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है आपकी पैसिव इनकम का।
मर्जर एंड एक्विजिशन, एक लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है, तो आपने उसको उठा लिया, क्या दिया उसके बदले में? अपनी कंपनी के थोड़े से शेयर दे दिए 1-2% और उठा लिया और उसको बोला कि मैं तेरे को उठा लेता हूँ, तू वैसे ही लॉस मेकिंग है, तेरी लोन लायबिलिटी मैं पूरी कर दूँगा। वो भी खुश हो जाएगा कि आप तो एंजल बन के आए हो। उसकी कैपेसिटी को अपनी कैपेसिटी में मर्ज करके अपने बिज़नेस को मल्टीप्लाई कर देना। ये मर्जर एक्विजिशन की वजह से जो आपने वैल्यू क्रिएशन किया है ना, तो इससे आपकी ओवरऑल एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस एरिया में सुनील भारती मित्तल और जो मित्तल स्टील वाले हैं, उन्होंने सोचना शुरू किया। बहुत सारे हैं जिन्होंने मर्जर करते-करते इतने बड़े हो गए हैं कि कमाल कर दिया है, उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत बढ़ गई है। अब देखो, कोई चलता-चलाता फ्रेंचाइज़ेबल मॉडल है, जैसे टाटा ने स्टारबक्स को खरीदा ना फ्रेंचाइज़ेबल मॉडल इंडिया के अंदर और पूरा छाप दिया इंडिया के अंदर। उसी तरीके से आप देखो कि ऐसे कौन से ग्लोबली अमेज़िंग फ्रेंचाइज़ेबल बिज़नेस है, जिसका राइट आप खरीद के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कुछ इंडियन फ्रेंचाइज़ेबल भी हैं, जैसे चाओस था या ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप उसके लेकर उसको छाप दो पूरी तरीके से क्योंकि उसकी गुडविल, नाम, एडवर्टाइजिंग, फेमस, एक्सेप्टेबिलिटी, प्रोडक्ट मार्केट फिट, प्रोसेस सिस्टम सारे के सारे एस्टेब्लिश हैं। आपको तो मात्र लाइसेंस लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये बड़ी खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है। मेरे एक जानकार दोस्त हैं जो कि जब अमेरिका में गए थे, तब उन्होंने इस तरह से काम किया था। तब उन्होंने इस तरह से काम किया था। उन्होंने वहाँ के चलते-चलाते बिज़नेसेस के अंदर मात्र उनका नाम लिया और उसको उन्होंने छाप दिया। सबवे, सबवे, सबवे की बात कर रहा हूँ यूएसए के सबवे की। यस, तो अब देखो कि किसी के कॉपीराइट हैं, आप खरीद लो। किसी ने पेटेंट कराया है, आप खरीद लो। क्या ज़रूरत पड़ी है? पेटेंट पहले बनाओ, फिर रजिस्टर्ड करो। किसी का है, तो आपको ना मार्केट में अच्छी डील मिल जाती है। किसी के ट्रेडमार्क है, खरीद लो। तो मार्केट में बिकता है। जैसे कुछ लोगों ने अमेज़न के ऊपर अपने अपने ट्रेडमार्क को ना इतना फ़ेमस कर दिया है कि उसके नाम से अमेज़न के ऊपर सर्चिंग हो रही है और माल बिक रहा है। और अगर आप एफएमसीजी में डील करते हो, तो आप बोलोगे चल मेरा हो गया। कितने ले लेगा? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने में भी लेगा, तो आपको सब बनी-बनाई चीज़ मिल जाएगी। अदरवाइज़ इतने पैसे तो आप वैसे ही फूँक देते हो। कहाँ पे? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे आप बर्बाद कर रहे हो पैसों को। इससे बेटर है कि ऑलरेडी चले-चलाए पेटेंट, चले-चलाए ट्रेडमार्क, चले-चलाए कॉपीराइट खरीद ही लो मतलब कि अब बड़ा सोचो, अब इन्वेस्टर की तरह सोचो। इन्वेस्टर की तरह सोचो, क्या कर रहे हो? आज के सेशन में ना खुल रही है ना दिमाग की बत्तियाँ, जल रही है ना, मुझे पता है कि आप लर्न कर रहे हो, मुझे पता है कि आप लर्न कर रहे हो। यस, और एक चीज़ और देखो, स्पॉन्सरशिप टू पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पार्टी, ये भी एक बड़ी प्यारी इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, कि आज तक है, कि कांग्रेस है, कि कौन-सी है, जो भी पार्टी है, शिवसेना है, कि कौन-सी है। अब आपका बिज़नेस इतना मजबूत है, सबको करो, सबको प्यार दो, जैसे मुकेश अंबानी देता है, सबको प्यार देता है, तो आप भी सबको प्यार दो। अब ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है सबको प्यार देने वाली, जो शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत फलती है। शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। एक तो आप देश के विकास के लिए पैसा दे रहे हो, पॉलिटिकल पार्टियों को लीगली, ऑफिशियली पैसा दे रहे हो, यहाँ पे किसी में करप्शन की या उसकी बात नहीं कर रहा, ये अदरवाइज़ बात कर रहा हूँ। टाटा ग्रुप वाले भी तो देते ही हैं ना, तो आप भी देखो कि उस तरह से एथिकल मोरल वैल्यू के ऊपर जब आप सही काम के लिए सही एरिया में सही पार्टी को सही पैसा दे रहे हो ना, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है, सोसाइटी में नाम लेके आता है और बहुत सारी आने वाली समस्याओं के अगेंस्ट में पहले से ही आपको इंश्योर कर देता है। ये भी आपकी पैसिव इनकम को जनरेट करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं लिक्विड कैश स्ट्रैटेजी। बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बस पैसा इकट्ठा करो और शेयर मार्केट में डाल दो, पैसा इकट्ठा करो शेयर मार्केट में डाल दो। नहीं, मैंने कहाँ पर ध्यान दिया? मैंने पहले ध्यान दिया कि मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट लिक्विडिटी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी की बढ़िया डील आई, तो मैंने वो प्रॉपर्टी की डील खरीद ली क्योंकि लिक्विडिटी मेरे पास है। कोई शॉर्ट टर्म ऐसी अपॉर्च्युनिटी आई कि किसी कंपनी को एक्वायर करना था, मर्जर करना था, बाय करना था, तो लिक्विडिटी आपके पास अवेलेबल थी, तो पैसे को इस्तेमाल किया, वो कर लिया। और फिर आपका लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है कि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिक्विडिटी को ज़्यादा ध्यान देते हुए, कैश इन हैंड, सेविंग, एफडी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए फिर आगे
अपना इन्वेस्ट करते हो, यानी कि 50% कितना, 50% रियल एस्टेट के अंदर, आपके पूरे पोर्टफोलियो का 50% रियल एस्टेट के अंदर, 25% एकदम यहाँ तक, सेफ तक, यहाँ तक, ये यहाँ तक, 25% यहाँ तक, और 25% यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 25% सेफ, 25% रिस्की, और 50% रियल। इस तरह से पोर्टफोलियो आपका मैनेज हो गया। 25 25 50, मान लीजिए किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपया है, तो 25 लाख रुपए सेफ्टी में इन्वेस्ट है, 25 लाख रुपए रिस्की में इन्वेस्टमेंट है, और 50% आपका रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है। इस तरह से अगर आपने सुपर हिट फार्मूले को अपना लिया, तो अब कोई रोक ही नहीं सकता आपकी पैसिव इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर, और तरीके मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। तो अब मान लीजिए, जब इतना सारा आपने क्रिएट कर लिया, पैसिव इनकम है, थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है, बियर विद मी, तो जब इतना सारा कर लिया, तो अब आपके अंदर से पता क्या निकलना है, आपके अंदर से गाना निकलना है, गाना, सॉन्ग। मेरे से भी निकला गाना, सुनाऊं सुनाऊं गाना सुबह सुबह 5 बजे, चलो एक सुनाता हूँ बड़ा प्यारा सा गाना जो मैंने बनाया। मतलब किसी भी गाने के अंदर एक दो वर्ड चेंज करने होते हैं। इसको बोलते हैं इंस्पायर होना। तो सुनिए। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम की खुशियां, कैश फ्लो की पावर लिए नेटवर्थ क्रिएट करते हैं हम, जादुई है फाइनेंशियल समरी, है नहीं अब कोई लोन। तो जब आप नेटवर्थ क्रिएट करते हो ना, तो फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ गाने क्रिएट करते हो, नेटवर्थ क्रिएट करते हैं हम। तो माय डियर फ्रेंड, ये है आपके लिए आज का पैसिव इनकम का मेरा सेशन। और 1 नवंबर को हम कैश फ्लो हेल्पलाइन लॉन्च कर रहे हैं। जैसे online.in अब बन जाएगा कैश फ्लो हेल्पलाइन डॉट इन। कैश फ्लो की हेल्पलाइन आपने ना 4 बजे जरूर 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 आना है। ऑनलाइन जूम पर होगा मीटिंग। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और अब मेरे दोस्तों जो मेरे साथ लाइव है, लाइव 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 लाइव, तो बताओ जी कैसा लगा सेशन आज का। जस्ट मुझे बताओ कैसा लगा सेशन आज का। व्हाट वैल्यू यू गॉट फ्रॉम टुडेज सेशन। सुशील धवन जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन, थैंक यू सुशील जी। डॉक्टर जी कह रहे हैं संजय जी ऑसम सेशन, थैंक्स फॉर योर लव एंड इंकरेजमेंट। और आज हमारे साथ धर्मेंद्र झा जी भी हैं, क्या बात है। प्रणय हांडा जी हैं, सुशील जी, देवदत्त भाटिया जी, आप सभी का लाइव मेरे साथ आज 5 AM में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो इसको पूरी तरह से इंजॉय करने ही वाले हैं। प्रणय जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन सर, योर पार्टिसिपेशन मेक्स अ रियल डिफरेंस अर्ली मॉर्निंग। मैं आज लुधियाना में हूँ, लुधियाना, यहाँ पर एक CII का सेशन है जो कि शाम को 3 से 6 होगा, फिर बैक टू दिल्ली। तो मजा आ रहा है। उससे पहले हम FC21 के अंदर मिलने ही वाले हैं 10 बजे। चलिए हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग 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 टाइम अहेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।